फ्रेंच रेवोल्यूशन सिर्फ एक हिस्टोरिकल चैप्टर नहीं है। ये एक ऐसा घटना है जिसने मॉडर्न वर्ल्ड की फाउंडेशन रखी। आज हम डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और राइट्स की बात करते हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत कहीं ना कहीं इसी रेवोल्यूशन से हुई थी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रेवोल्यूशन सिर्फ फ्रीडम की कहानी नहीं है। ये पावर, ग्रीड, बिट्रेयल और फियर की भी कहानी है। में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे एक नॉर्मल प्रोटेस्ट धीरे धीरे वॉयलेंट रेवोल्यूशन में बदल गया और कैसे इसने पूरे यूरोप को हिला दिया। 18वीं सेंचुरी का फ्रांस बाहर से बहुत पावरफुल दिखता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह टूट चुका था। सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट क्लर्जी, सेकंड एस्टेट नोबिलिटी और थर्ड एस्टेट कॉमन पीपल। और सबसे शॉकिंग बात यह थी कि थर्ड एस्टेट, जो पॉपुलेशन का लगभग 97% था, वही सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था। उन्हें हेवी टैक्सेस देने पड़ते थे, जबकि नोबल्स और क्लर्जी ऑलमोस्ट टैक्स फ्री लाइफ जी रहे थे। फ्रांस ऑलरेडी डेट में डूबा हुआ था। अमेरिकन रेवोल्यूशन ने मदद करने की वजह से ट्रेजरी खाली हो चुकी थी। ऊपर से राजा लुई 16 वीक डिसीजन मेकर थे और उनकी क्वीन मैरी एंटोनेट लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए फेमस थी। इसी दौरान फैमिन और फूड शॉर्टेज ने सिचुएशन को और खराब कर दिया। ब्रेड की कीमत इतनी बढ़ गई कि आम लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे। और यही वो पॉइंट था जहां लोगों का गुस्सा एक्सप्लोड होने वाला था। 1789 में क्राइसिस इतना बढ़ गया कि लुई 16 को एस्टेट्स जनरल बुलानी पड़ी। ये एक मीटिंग थी जिसमें तीनों एस्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव शामिल थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वोटिंग सिस्टम अनफेयर था। हर एस्टेट के पास सिर्फ एक वोट था, जिससे हमेशा फर्स्ट और सेकंड एस्टेट मिलकर थर्ड एस्टेट को दबा देते थे। इससे परेशान होकर थर्ड एस्टेट ने खुद को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और फिर उन्होंने टेनिस कोर्ट ओथ लिया कि जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनेगा वो पीछे नहीं हटेंगे। ये मोमेंट रेवोल्यूशन की ऑफिशियल शुरुआत था। इसके बाद 14 जुलाई 1789 को पेरिस की जनता ने बेस्टील प्रिजन पर हमला कर दिया। बेस्टील सिर्फ एक जेल नहीं थी, ये मोनार्की के ऑपरेशन का सिंबल बन चुकी थी। जब इसे गिराया गया तो ये पूरे फ्रांस के लिए एक सिग्नल था कि अब पावर बदलने वाली है। इसके बाद कंट्री साइड में ग्रेट फियर फैल गया। पेजेंट्स ने नोबल्स के हाउसेस पर अटैक करना शुरू कर दिया, डॉक्यूमेंट जला दिए गए और धीरे धीरे फ्यूडल सिस्टम खत्म होने लगा। अगस्त 1789 में नेशनल असेंबली ने डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन पास किया, जिसमें इक्वालिटी, फ्रीडम और राइट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया। लेकिन यहीं से स्टोरी और भी डार्क हो जाती है। 1792 में मोनार्की को कंप्लीटली खत्म कर दिया गया और फ्रांस को रिपब्लिक बना दिया गया। लेकिन इसके बाद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गए। अलग अलग ग्रुप्स पावर के लिए लड़ने लगे और फिर आया सबसे डेंजरस फेज, रेन ऑफ टेरर। इस दौरान मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने कंट्रोल संभाला। उनका मानना था कि रेवोल्यूशन को बचाने के लिए एनिमीज को खत्म करना जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एनिमीज की डेफिनेशन बहुत वेग थी। कोई भी सस्पेक्ट हो सकता था। हजारों लोगों को अरेस्ट किया गया और गिलोटीन से एग्जीक्यूट किया गया। रोज पब्लिक एग्जीक्यूशंस होते थे। लोग डर में जी रहे थे। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इवेंचुअली रोबेस्पियर खुद भी इसी सिस्टम का विक्टिम बन गया और उसे भी गिलोटीन से मार दिया गया। यह पूरा फेज एक रिमाइंडर था कि पावर जब अनचेक्ड हो जाती है तो वो किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का असली कारण क्या था? क्या ये सिर्फ गरीबी और टैक्सेस की वजह से हुआ या इसके पीछे डीपर रीजंस थे? हिस्टोरियंस मानते हैं कि एनलाइटनमेंट थिंकर्स जैसे जॉन जाक रूसो और वॉल्टेयर ने लोगों की सोच बदल दी थी। उन्होंने इक्वालिटी और राइट्स की बात की, जिससे लोगों ने सिस्टम को चैलेंज करना शुरू किया। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि अगर लुई 16वां स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिखाते तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती थी। कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि रेवोल्यूशन अनअवॉइडेबल था, क्योंकि इनइक्वालिटी इतनी ज्यादा थी कि सिस्टम इवेंचुअली कोलैप्स होना ही था। और एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि रेवोल्यूशन के बाद भी फ्रांस को स्टेबिलिटी मिलने में कई साल लग गए और आखिरकार नेपोलियन बोनापार्ट ने पावर संभाल ली। फ्रेंच रेवोल्यूशन हमें यह सिखाती है कि जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ जाती है तो चेंज इनएविटेबल हो जाता है।
लेकिन ये भी सिखाती है कि चेंज हमेशा पीसफुल नहीं होता। कभी कभी इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। इस रेवोल्यूशन ने दुनिया को डेमोक्रेसी, इक्वालिटी और राइट्स का कॉन्सेप्ट दिया, लेकिन इसके साथ ही ये भी दिखाया कि पावर का मिसयूज कितना डेंजरस हो सकता है। आज भी जब हम मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जड़ें फ्रेंच रेवोल्यूशन में ही मिलती हैं। और शायद यही रीजन है कि ये रेवोल्यूशन आज भी हिस्ट्री का सबसे पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग